हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज यू विल नेवर फाइंड टाइम फॉर एनीथिंग, इफ़ यू वांट टाइम यू मस्ट मेक इट। देखो, इंसान हर एक व्यक्ति के पास में दिन में 24 घंटे ही हैं जो उसने यूटिलाइज करने हैं। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि मैं ये टास्क नहीं कर पा रहा, एक दिन में ये नहीं कर पा रहा, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा, तो मतलब उसमें हमारी कमी है, बिकॉज हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। क्योंकि जो लोग वही सब काम एक दिन के अंदर करते हैं, उन्हें 24 घंटों के अंदर उनके पास भी वही 24 घंटे, ऐसा तो है नहीं कि उनके पास 28 घंटे या 29 घंटे कुछ एक्स्ट्रा टाइम है। ठीक है, तो मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना सीखना पड़ेगा। और एक बार ये कला आ गई ना तो बाकी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। ये जो आर्ट है टाइम मैनेजमेंट की, ये सबसे बड़ी एक आवश्यकता है सीखने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज विद आदित्य L1। ओके, आदित्य L1 गिव्स इंडियन स्पेस प्रोग्राम वन मोर बाउंड्री टू पुश, यानी कि आदित्य L1 ने हमें एक और मौका दे दिया है कि हम एक और बाउंड्री जो है, लिमिटेशन बाउंड्री जो है कि इससे आगे नहीं जा सकते, हम उसको भी पुश करने को तैयार हैं। रफली अ वीक after the Indian Space Research Organization ISRO soft landed a robotic lander and rover on moon south polar region। बोले लगभग अंदाजतन एक हफ्ता ही हुआ है कि जब इसरो ने एक हमारा रोबोटिक लैंडर और रोवर को मून के साउथ पोलर रीजन में सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। इट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट स्पेस मिशन डेडिकेटेड टू स्टडिंग द सन। तो हमने क्या किया है, अपना हिंदुस्तान का पहला सन को स्टडी करने वाला स्पेस मिशन लॉन्च करा है इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट नेम्ड आदित्य L1, जिसका नाम है आदित्य L1। Barely half a day after the launch, ISRO announced that its lunar rover had completed the surface studies it had planned। और जैसे ही आदित्य L1 लॉन्च हुआ, उसका भी आधा ही दिन गुजरा था, तभी इसरो ने अनाउंस कर दिया कि जो मून के ऊपर हमारा रोवर है उसने सरफेस की स्टडी कंप्लीट कर ली है और अब उसको पार्क कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब 2 हफ्ते लंबी लूनार नाइट, यानी कि मून के ऊपर 2 हफ्ते लंबी रात होने वाली है, इसलिए उसको पार्क कर दिया गया है। ठीक है, दिस विग्नेट इलस्ट्रेट्स अ सर्टेन मैच्योरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। विग्नेट मतलब छोटी सी कहानी। तो ये जो छोटी सी कहानी ये दिखाती है कि हमारा इंडियन स्पेस प्रोग्राम है वो कितना विकसित हो चुका है, कितना मैच्योर हो चुका है। जब से हमने शुरुआत करी थी तब से लेके अब तक वो कितना उसमें विकास आ चुका है। इट एंटर्स अ फेज वेयर its growth from strength to strength becomes indistinguishable। बोल रहे हैं हम एक ऐसे मुकाम पर आ पहुंचे हैं जब हमारी निरंतर सफलता जो है, हम निरंतर सफलता की दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। और ये क्या है, इनडिस्टिंग्विशल, यानी कि इसमें ऐसा भेद कर पाना मुश्किल है कि मतलब अब हम एक क्या है, इंटरनेशनल लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये भेद कर पाना मुश्किल है कि हम किसी और के साए में चल रहे हैं हमारे, या फिर कोई और हमारे साए में चल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत मुश्किल है। Even as it carries forward an old tradition of studying the sun। और इसमें हमारा जो पुराना ऐतिहासिक ट्रेडिशन है कि हम सूरज की जो बिंदु है, उनकी जो चाल है, उसको स्टडी करते हैं, वो भी इसमें शामिल है। एग्जाम्प्लीफाइड बाय कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, जो कि जिसका उदाहरण है कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है वो इसका उदाहरण है कि हमारा इतिहास से हमारा सूरज के साथ में नाता जुड़ा है। आदित्य L1 will study the sun in multiple wavelengths with its suits of 7 instruments। बोल रहे हैं आदित्य L1 क्या करेगा, उसकी वेवलेंथ को, मल्टीपल वेवलेंथ्स को सूरज की स्टडी करेगा। और कैसे करेगा कि उसके अंदर हमने 7 इंस्ट्रूमेंट्स का एक सूट यानी कि समूह बनाया है। 4 रिमोट सेंसिंग, जिसमें 4 रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और 3 इन सिटू। इन सिटू मतलब क्या हो गया कि अपने स्थान पर स्थिर रहने वाले, बाय डायरेक्टली सैम्पलिंग अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ स्पेस। इवन दो इट इज अ स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ एंड हैज बीन एंड कंटिन्यूज टू बी ऑब्जर्व्ड बाय पैनोप्ली ऑफ टेलीस्कोप्स। बोल रहे हैं कि हाँ, ये हालांकि ये सबसे क्लोजेस्ट, अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट वाला तारा है। ठीक है, सन क्या है, एक स्टार है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि हालांकि ये अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट वाला तारा है और इसके ऊपर हमारा एक बहुत बड़ा जो
ये जो L1, L2, L3 वाले जो रीजन है ना, L1 ये लाग्रांज रेंजेस हैं। यहाँ पे हमारे पास में सन और अर्थ के बीच में 5 लाग्रांज रेंजेस हैं। तो एक जो दूसरा लाग्रांज रेंज है L5 या L2, उस पे एक जो है टेलीस्कोप फिक्स किया गया है नासा द्वारा, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है कि उसके ऊपर नासा द्वारा तो हमेशा नज़र बनाए ही रखी जाती है, बट क्योंकि वो अर्थ के पीछे है तो कई दफ़ा वो बीच में अर्थ के और मून के बीच में छुप जाता है, तो वो डायरेक्ट स्टडी नहीं कर पाता। द सन स्टिल होल्ड्स मैनी सीक्रेट्स, तो इसीलिए उसके अंदर अभी भी बहुत सारे सीक्रेट्स मौजूद हैं, दफन हैं। Some of them are simply waiting to be discovered, जिनमें से कुछ तो केवल बस इंतज़ार करें कि कोई आए और हमें खोज के निकाल ले। Although that is easier said than done, लेकिन हमें ये भी पता है कि हाँ, उनको खोज के निकालना इतना आसान नहीं होगा, कहना और करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। Given the brutality of the stars influence on its immediate surroundings, और क्यों डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि ये जो सूरज है, जो ये स्टार है सूरज, इसकी जो अपने सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, स्पेस में जो इसकी इतनी हार्श हकीकत है ना कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, इसके पास में हम ज़्यादा जा नहीं सकते, जल जाएंगे, तो ये हकीकत जो है इसको और डिफ़िकल्ट बना देती है टास्क को। वन एग्जाम्पल इज़ द पर्टिकुलर्स ऑफ द सोलर विंड, और सबसे एक मुख्य एग्जाम्पल क्या है, सोलर विंड। सोलर विंड का क्या मतलब है कि एकदम से उसके अंदर से बहुत तेज़ गर्मी की चपेट निकलती है, लू जैसे निकलती है, जिसकी वजह से वो और बहुत स्पीड से वो आगे बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से कई दफ़ा हमें धरती पे भी बहुत तेज़ गर्मी देखने मिलती है। इनफैक्ट हमने कई मूवीज़ में भी इसका एग्जाम्पल देखा है कि सोलर विंड की वजह से पूरा अर्थ जो है वो तबाह हो जाए। अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स दैट स्ट्रीम आउट फ्रॉम द सन इनटू स्पेस, ये क्या है, ये एक बहुत ही स्ट्रीम टाइप है, मतलब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स है एकदम से बाहर निकलना, उसने एकदम से, जैसे आप ये समझो कि आपने ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलते हुए देखा है ना मूवीज़ वगैरह में, तो वैसे ही इसके अंदर से एकदम से एक स्ट्रीम निकलती है चार्ज्ड पार्टिकल्स की, जो फिर स्पेस में बहुत तेज़ गति से चलती है। Considering the solar wind effects, space weather, and in turn the digital components of spacecraft, Aditya L1's findings could inform future space missions as well. अब इन सोलर विंड्स का हमारे स्पेस के वेदर के ऊपर जो मतलब असर होता है उसको ध्यान में रखते हुए, और फिर जो डिजिटल कंपोनेंट्स इस स्पेसक्राफ्ट में आदित्य L1 में लगाए गए हैं उनको देखते हुए जो भी इससे फाइंडिंग्स हमें, जो भी इससे जानकारी हमें मिलेगी, वो हमारे फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। अदर आर मिस्ट्रीज, बाकी चीज़ें तो मिस्ट्रीज हैं। बंडल्स ऑफ फैक्ट्स नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड बाय द साइंटिफिक थ्योरीज, और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो साइंटिफिक थ्योरीज के मदद से अभी तक सुलझाए नहीं जा चुके हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक्चुअल में उन चीज़ों को कंसिडर करें और वहाँ पे जाके देखें। द आर्कटिपल एग्जाम्पल ऑफ द कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम, आर्कटिपल मतलब प्रतिरूप जो है, ठीक है, उसका जो एग्जाम्पल है इसका जो एक बहुत ही क्लियर कट एग्जाम्पल है वो है कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम। वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सन्स एटमोसफेयर इज 1000 टाइम्स हॉटर देन द सन सरफेस, की सन की जो सबसे ऊपर की जो लेयर है, कोरोना वाला जो रीजन है, वो इतना गर्म क्यों होता है, हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा गर्म क्यों होता है उसकी सतह से, यानी कि सूरज की जो सतह है ना वो फिर भी इतनी गर्म नहीं है जितना ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है गर्म, ठीक है। तो वो क्यों होता है ये हमारी समझ से परे है अभी तक। In the next 4 or so months, Aditya L1 will travel to the L1 Lagrange range. बोल रहे हैं अगले 4 महीनों में आदित्य L1 धरती से लेके लाग्रांज पॉइंट L1 तक का सफ़र तय करेगा, और पॉइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ, और ये ऐसा पॉइंट है जो अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, वेयर द स्पेस क्राफ्ट विल हैव एन अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द स्टार, और इस जगह पे उसको स्थापित किया जाएगा और यहाँ से बीच में बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के आए वो इस स्टार को यानी कि सन को ऑब्जर्व कर सकता है। वाइल इट स्टेज इन अ हैलो ऑर्बिट अराउंड द पॉइंट, और ये क्या करेगा, वहाँ पे एक जगह पे ऐसा नहीं कि फिक्स रहेगा, वो हैलो पॉइंट में इस तरीके से घूमता रहेगा, इस तरीके से चक्कर काटता रहेगा। ये सन है, ये हमारे अर्थ है,
ठीक है, ये ऑर्बिट है जहाँ पे उसको स्टेबलाइज किया जाएगा, तो वो इस तरीके से घूमता रहेगा वहाँ पे हेलो पॉइंट में, ठीक है, और सन को स्टडी करता रहेगा। कहाँ थे हम? हेलो ऑर्बिट अराउंड द पॉइंट। टू डीपन इट्स रेलेवेंस, आदित्य L1 विल ऑल्सो हैव टू रिकॉर्ड एंड ट्रांसमिट डेटा टू अर्थ एज क्विकली एज पॉसिबल। और अपनी स्टडी को, या जो इसका भी हमने लॉन्च करा है, इसको रेलेवेंट रखने के लिए आदित्य L1 को क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूसली वहाँ से एकदम से इमीडिएटली चीज़ें रिकॉर्ड करके डायरेक्टली धरती पे भेजनी पड़ेंगी, जितना जल्दी हो सके उतना। वेयर द डेटा डाउनलिंक एंड एनालिसिस पाइपलाइन विल हैव टू ऑपरेट विद सिमिलर हेस्ट, जहाँ पे इसी तेजी से जो डेटा एनालिसिस और डाउनलिंक और ये सब जो पाइपलाइन है आगे की, इसके बाद ये प्रोसेस होएगा, इसके बाद ये प्रोसेस होएगा, उन लोगों को भी बहुत तेजी से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, सो दैट साइंटिस्ट कैन पीस टुगेदर अ कॉन्करेंट इमेज ऑफ सन, ताकि जिसकी वजह से साइंटिस्ट जो हैं वो पता लगा सकें किस बारे में, जो सन की समानांतर जो एक इमेज है उसके बारे में हम पता लगा सकें। ISRO has also demonstrated its ability to handle complex navigational tasks in interplanetary missions। तो ISRO क्या कर सकता है? ISRO और भी अपनी क्षमताओं को डेमोन्स्ट्रेट यानी कि दर्शा सकता है, प्रदर्शित कर सकता है, टू हैंडल, कि हम भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स नेविगेशनल टास्क आप हमारे सामने ला दो, हम इतनी काबिलियत रखते हैं कि हम उनको पूरा कर पाए इन द इंटरप्लैनेटरी मोशन। इंटरप्लैनेटरी मतलब एक प्लैनेट और दूसरे प्लैनेट के बीच में, दो ग्रहों के बीच में कि मिशंस जो हैं उनको पूरा करने की क्षमता रखता है, इंक्लूडिंग द लूनर स्पेस प्रोग्राम चंद्रयान, जिसमें कि हमारा चांद की सतह पर गया जो स्पेस प्रोग्राम है चंद्रयान वो भी शामिल है, विद हेल्प फ्रॉम फॉरेन स्पेस एजेंसीज, जिसके लिए इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए हमने माना कि फॉरेन स्पेस एजेंसी से मदद ली है, बट हाँ हम काबिलियत रखते हैं। एंड द अटेंडेंट स्किल्स विल बी ब्रॉट टू बियर ऑन आदित्य L1 एज वेल, और इससे जो संबंधित स्किल्स होती हैं वो हमने अब आदित्य L1 के ऊपर भी इस्तेमाल की हैं, ठीक है, और यही यहाँ पे हमारी असल परख होगी कि हम कितने कारगर साबित हो सकते हैं। टेकन टुगेदर, अब अगर हम इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करें, एकत्रित करें, इकट्ठे तौर पे देखें, तो while Aditya L1 seems relatively simple given ISRO's recent achievements, it gives the Indian space program and the national solar physics community one more boundary to push। तो बोल रहे हैं कि अगर हम सभी चीज़ों का मिला जुला असर देखें तो माना कि आदित्य L1 जो है वो इसरो की जो भी रिसेंट अचीवमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सिंपल टास्क है, लेकिन फिर भी ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम को और नेशनल सोलर फिजिक्स कम्युनिटी को एक नई लिमिट पुश करने में मदद करेगा, ठीक है, यानी कि उनको एक नई बाउंड्री क्रॉस करने में मदद करेगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट अकर्ड roughly a week before the launch of India's first space mission dedicated to studying the sun। बोल रहे हैं जो ये हमारा स्पेस मिशन लॉन्च किया गया हमने सन की स्टडी करने के लिए, उससे लगभग एक हफ्ता पहले हमने ऐसा कौन सा सिग्निफिकेंट ऐसा मास्टरपीस हमने अचीव करा था। क्या हमने अचीव करा था? हमने चांद के ऊपर, वो भी चांद के पोलर रीजन में, साउथ पोलर रीजन में हमने चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवाई थी सक्सेसफुली, ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट था। उससे पहले इसरो लॉन्च अनदर सेफ स्पेस क्राफ्ट टू स्टडी वीनस। नहीं, वीनस तो बहुत दूर की बात है, अभी उसके ऊपर नहीं पहुंचे हैं हम। ISRO soft landed a robotic lander and rover on moon's south polar region. Option B is correct. Which statement best describes the significance of solar wind as mentioned in the passage? क्या महत्व है सोलर विंड का? चलिए देखते हैं। इट इज़ एन एनर्जी सोर्स फॉर अर्थ। अर्थ के एनर्जी सोर्स नहीं है एंड अर्थ को वो डिस्ट्रॉय करने की भी ताकत रखती है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सन्स ब्रिलियंस। सन्स का जो चमक है, उसका जो ब्रिलियंस है, उसके लिए जिम्मेदार है ये, ऐसा नहीं है। यही तो कारण हमें पता करना है कि सोलर विंड क्यों आती है, कैसे आती है, उसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, उसको रोकने का कोई साधन है, जरिया है, या फिर उससे बचने का कोई जरिया है, यही चीज़ें हमने स्टडी करनी है। इट अफेक्ट्स स्पेस वेदर एंड द डिजिटल कंपोनेंट्स ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि वो हम उसके आसपास के, सन के आसपास के वेदर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, और जो स्पेसक्राफ्ट के अंदर इसमें कंपोनेंट्स लगाए गए हैं उनको भी ये प्रभावित कर सकता है। What is the primary mission of Aditya L1 once it
reaches the L1 Lagrange range. जब ये अपने destined point L1 Lagrange point पर पहुंच जाता है तो आदित्य L1 का मिशन क्या होगा? टू स्टडी द मून सरफेस फ्रॉम अ क्लोजर प्रॉक्सिमिटी, कि ज़्यादा करीब जाके उसको स्टडी करना, ऐसा नहीं है. टू मेंटेन अ हेलो ऑर्बिट एंड गेट अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द सन व्हाइल ट्रांसमिटिंग डेटा बैक टू अर्थ. ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि वो हेलो ऑर्बिट में वहाँ पे घूमता रहे. उसके अलावा वो सन के एकदम सामने आ जाएगा, जिसके बाद में क्या होगा, उसके बीच में कोई भी एक बैरियर नहीं होगा, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली सन को स्टडी कर सकता है. और उसको काम है कि जल्द से जल्द डेटा कलेक्ट करो, अर्थ पे ट्रांसमिट करो, डेटा कलेक्ट करो, अर्थ पे ट्रांसमिट करो. ये उनका काम है. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैसेज रिगार्डिंग द इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स अचीवमेंट. अब इंडियन स्पेस प्रोग्राम के अचीवमेंट्स के बारे में कैसी टोन है? सेलिब्रेटरी है कि भाई एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि हमने एक इतना बड़ा अचीवमेंट किया, उसके दूसरे ही पल मतलब हफ्ते भर में ही हमने एक दूसरा अचीवमेंट हासिल करने के मुकाम पर पहुंच गए हैं. तो ऑप्शन सी सेलिब्रेटरी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द मेन थीम ऑफ द पैसेज? द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इसरोज इंटरप्लैनेटरी मिशंस, की कितने जटिल हैं वो, इनके बारे में बात की जा रही है? नहीं. द हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया सोलर स्टडीज, इनकरेक्ट. द अचीवमेंट्स एंड एम्बिशंस ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विद द फोकस ऑन आदित्य L1 मिशंस टू स्टडी द सन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. एबडक्ट का हमें ऑपोजिट बताना है, यानी कि एंटोनिम बताना है. एबडक्ट का मतलब होता है किडनैप करना, अगवा करना. ठीक है, तो ऑपोजिट क्या है? किसी को रिलीज करना, छोड़ देना. राइट. तो रिडीम का मतलब होता है रिलीज करना, मुक्त करना. इम्प्रेस मतलब किसी को प्रभावित करना. ठीक है. सोशिएबल मतलब कि मिलनसार. और हाईजैक मतलब अगवा करना, अपहरण करना. तो यहाँ पे ऑप्शन ए रिडीम इज क्लोजेस्ट एज एन ऑपोजिट टू एबडक्ट. अब यहाँ पे हमने स्टेटमेंट्स के कुछ पार्ट्स को जम्बल्ड फॉर्म में दिया है. एक स्टेटमेंट है, उसके कुछ पार्ट्स को हमने जम्बल्ड फॉर्म में दिया है, इनको अरेंज करना है. ठीक है. पैराजम्बल का क्वेश्चन है. देयर अप्रोच सेंसिटाइज्ड, उनकी जो अप्रोच थी उसने बहुत ही सेंसिटिव कर दिया किस चीज को? ऑफ इट. सेंसिटाइज्ड ऑफ इट तो नहीं हो सकता, कि किस चीज की बात कर रहे हैं ना, उसके बारे में थोड़ी डिटेल तो बताई होगी. तो ऑफ इट इसके बारे में. सिमिलरली बिहाइंड देम इन दी हॉल्स, और इसी तरीके से हॉल्स में उनके पीछे भी अब कुछ घटना हो रही है जिसके बारे में बताया कि इसी तरीके से. तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता. सेंसिटाइज्ड फ्लिक्ड ऑन व्हेन दे केम विद इन 10 feet. फ्लिक्ड मतलब फड़फड़ाना, तो वो फ्लिक्ड ऑन हो रही है, ऑन होने के लिए फ्लिकर कर रही है जब वो उससे 10 feet के करीब आ गए. तो किससे? किसी चीज की बात होगी, यानी कि बी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है. अ स्विच समवेयर एंड द नर्सरी लाइट. सेंसिटाइज्ड अ स्विच, कहीं पे कोई स्विच को उन्हें सेंसिटाइज कर दिया, और नर्सरी लाइट को जो कि क्या करने लग पड़ी, जो कि फ्लिक करने लग पड़ी. ठीक है, यानी कि सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होएगा कि उन्होंने सेंसिटाइज कर दिया, सेंसिटिव कर दिया एक स्विच को. कहीं पे कोई स्विच था जो उनकी अप्रोच की वजह से सेंसिटिव हो गया. ठीक है. और फिर क्या हो गया उसकी वजह से? और लाइट्स, नर्सरी की लाइट्स हैं वो भी सेंसिटिव होगी. फिर वो क्या करने लगी? फ्लिक करने लगी, फड़फड़ाने लगी. ठीक है. जैसे ही वो उसके 10 feet के दायरे में आए. लाइट्स went on and off as they left them behind. अब हॉल में उनके पीछे behind them की बात हो रही थी, तो हॉल में उनके पीछे, फिर यहाँ पे left them behind. तो यहाँ पे मतलब समझ में आ गया कि सिमिलरली इसी प्रकार से उनके पीछे पीछे जैसे जैसे वो हॉल में जा रहे थे, तो वहाँ पे भी उनके पीछे पीछे जो लाइट्स थी वो ऑन ऑफ होती जा रही थी. जैसे जैसे अगर सपोज करो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और यहाँ पे लाइट है, जैसे ही वो इस पॉइंट को पास करेगा आगे गए, तो ये लाइट भी ऑन ऑफ होने लग पड़ी. ठीक है. विद द सॉफ्ट ऑटोमेटिसिटी. और ये कैसे हो रहा था? ऑटोमेटिकली हो रहा था, अपने आप हो रहा था. हल्की सी इसमें ऑटोमेटिसिटी दिखाई दे रही थी. ठीक है. तो हम समझ पा रहे हैं कि देयर अप्रोच सेंसिटाइज्ड अ स्विच समवेयर, यानी कि कहीं पे उनकी अप्रोच ने कहीं पे किसी स्विच को सेंसिटिव कर दिया. और फिर नर्सरी लाइट्स भी उसकी वजह से क्या होने लग पड़ी? फ्लिक्ड ऑन होने लगी जब वो 10 feet के दायरे में उनके आ रहे थे. ठीक है. यानी कि बी, सी फर्स्ट स्टेटमेंट, बी सेकेंड स्टेटमेंट. 10 feet ऑफ इट, उसके 10 feet के दायरे में आ रहे थे, तो यानी कि ऑफ इट यानी कि थर्ड स्टेटमेंट हो गया. सिमिलरली बिहाइंड देम इन द हॉल लाइट्स वेंट ऑन एंड ऑफ एज दे लेफ्ट देम बिहाइंड विद द सॉफ्ट ऑटोमेटिसिटी. ऑप्शन 4.
तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है CBAD, CBAD, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेव योर ब्रीथ, इस इडियम का मतलब बताना है। तो सेव योर ब्रीथ का मतलब होता है टू मेक एन एफर्ट दैट विल बी फ्यूटिल। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। पार्टिसिपेंट्स वर डैश अ मील ऑफ स्टीक एंड फ्रेंच फ्राइज अंडर डिम लाइट। तो आपने किसी को स्टीक का भोजन परोसा है, फ्रेंच फ्राइज और स्टीक का, तो क्या किया है, भोजन परोसा है, तो यानी कि सर्व किया है। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट्स वर सर्व्ड। ठीक है, सर्व्ड यानी कि परोसना, प्रदान करना, ऑप्शन ए सर्व्ड इज करेक्ट। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस वन सेल्फ फ्रीली। अब आपने एक टर्म सुनी होगी, एक वर्ड सुना होगा, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब वो लोग जो खुल के अपनी बात नहीं कह सकते, शाय किस्म के लोग, बातचीत करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, यानी कि अपने आप को अंदर ही अंदर वो रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इंट्रोवर्ट इज करेक्ट। स्केप्टिकल मतलब कि संदेह पूर्वक, थोड़ा संदेह है उसको किसी चीज़, कोई व्यक्ति है वो स्केप्टिक है यानी कि संदेहवादी है। र्यूडिट, र्यूडिट का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है चीज़ों का। ठीक है, इंट्रोवर्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी फीलिंग्स अपने तक ही सीमित रखता है। और पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इंट्रोवर्ट इज करेक्ट। फैडिश, फैडिश का मतलब होता है कि बहुत ही हाई फैशनेबल चीज़ जो कि थोड़े समय के लिए फैशन में हो, पॉपुलर हो। हमारा जो भी फैशन है वो आता जाता रहता है ना। पहले बीच में वाइड लेग्ड पैंट्स का, मंकी वॉश पैंट्स का ट्रेंड चला था, जिनको एसिड वॉश कहा जाता था, मंकी वॉश, एसिड वॉश। लेकिन अब वो पैंट्स ट्रेंड में नहीं है, राइट। अब स्ट्रेट फिट पैंट्स ट्रेंड में है, ठीक है, और फ्लेयर्ड पैंट्स ट्रेंड में है, राइट। बट वो क्या है, कुछ समय का फैशन है, फिर जब नया कुछ ट्रेंड आ जाएगा। पहले स्किनी फिट चल रही थी, वो अब हट चुकी हैं, ठीक है, अब फ्लेयर्ड चल रही हैं ट्रेंड में। जब किसी और चीज़ का फैशन आ जाएगा तब ये हट जाएंगी। तो यानी कि फैडिश मतलब फैशन से रिलेटेड टर्म है जो कि बहुत हाई इंटेंसिटी का फैशन हो पर थोड़े समय के लिए, उसको बोल देते हैं फैडिश। तो अनपॉपुलर मतलब कि ज़्यादा प्रख्यात नहीं है। फोनी मतलब नकली। बार्ज, बार्ज मतलब कि ज़बरदस्ती कहीं पे घुस जाना, इधर उधर लोगों को ढकेल के ज़बरदस्ती घुस जाना। और फैशनेबल मतलब कि जो अभी टर्म चीज़ कोई फैशन में है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ अभी फैशनेबल तो हमेशा रहेगी। सो ऑप्शन डी फैशनेबल इज करेक्ट। अ पर्सन हु कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, क्या बोला जाता है ऐसे व्यक्ति को, पॉलीग्लॉट। मिनारे, मिनारे का मतलब होता है, मीनार जो होती है ना मस्जिद के ऊपर जो मीनार होती है उसको बोला जाता है मिनारेट। पॉलीग्लॉट मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है। स्पायर, स्पायर का मतलब होता है मीनार अगेन या फिर नुकीला शिखर। और इंटेस्टेट, इंटेस्टेट मतलब बिना वसीयतनामा मरा हुआ कोई व्यक्ति, ठीक है। डैश थ्रेट्स टू एलिफेंट्स रिक्वायर्स पब्लिक एंड पॉलिटिकल विल टू टेक एक्शंस। अब देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एलिफेंट्स को जो थ्रेट है उसके लिए हमें पब्लिक और पॉलिटिकल इच्छा की ज़रूरत है कि वो काम करें। तो थ्रेट्स को, जो एलिफेंट्स को जो थ्रेट है उससे बचने के लिए उनको एड्रेस करने की बात की जा रही है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एड्रेसिंग थ्रेट्स टू एलिफेंट्स रिक्वायर्स पब्लिक एंड पॉलिटिकल विल टू टेक एक्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिनोनिम बताना है डिप्रेस्ड का। डिप्रेस्ड का मतलब होता है उदास व्यक्ति, उदासीन व्यक्ति, ठीक है। डोलफुल, डोलफुल का मतलब भी उदासीन व्यक्ति। डायनामिक, डायनामिक का मतलब बड़ा ही गतिशील। स्टर्डी मजबूत। नॉइजी बड़ा शोर शराबे वाला। सो ऑप्शन ए डोलफुल इज करेक्ट। माई ईयर्स इन माई फादर हाउस, मैंने जो साल अपने पिता के घर में बिताए हैं, वुड हैव बीन अनबियरेबल हैड, वो बहुत ही मुश्किल हो जाते काटना अगर, हैड द फील ऑफ हिज हैंड क्लचिंग माइन, अगर उनके हाथों की फीलिंग मेरे हाथों को पकड़ने वाली। तो नहीं सेट बैठ रहा है ना, हैड, हैड के आगे कुछ और चीज़ होएगा कि अगर वो चीज़ नहीं होती तो मेरे को वहाँ पे काटना समय मुश्किल हो जाता, अगर मेरी माँ वहाँ पे मेरे साथ नहीं होती तो मेरा उस घर में समय काटना मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो ऐसी कोई परिस्थिति का जिक्र कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी तो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा, लेकिन ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये हमें पता चल गया। तो देखो ए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ऑप्शन ए में आ रहा है, बी में डी आ रहा है, सी में सी आ रहा है और डी में बी आ रहा है। तो ये सारे फिट नहीं बैठ रहे। आई नॉट हैड माई ब्रदर, हैड आई नॉट हैड माई ब्रदर, अगर मेरा भाई मेरे पास ना होता। आई नेवर फॉरगॉट,
द फील ऑफ हिज हैंड क्लचिंग माइन, हिज रिफ्यूजल टू अबैंडन मी, बोल रहे मैं कभी नहीं भूला जो कि उनका हाथ मेरे हाथों को पकड़ के रखता था जब मैं किसी परेशानी में होता था या उस घर में कुछ भी परिस्थिति ऐसी होती थी, तो जैसे वो मेरा हाथ कस के पकड़ते थे, वो फीलिंग मैं कभी नहीं भूल सकता। वो जो उनका टच का इमोशन का फील था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और जो वो हमेशा मना कर देते थे कि मुझे अकेले छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे, ये जो एहसास है ये मैं कभी नहीं भूल सकता। Perhaps he and I would have been close even otherwise, बोलता है हो सकता है कि और कोई परिस्थिति होती तो भी हम क्लोज होते, बट उस समय जो हम क्लोज थे वो ज़्यादा, शायद ये बोलना चाह रहे होंगे कि वो जो क्लोजनेस है वो ज़्यादा हमारे इमोशन में गहरी छाप छोड़ चुकी है। ओके, तो अरेंजमेंट पता चल गया। ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, वुड हैव बीन अनबियरेबल हैड आई नॉट हैड माई ब्रदर, यानी कि उसके भाई अगर उसके पास नहीं होता तो वो इतना आसान नहीं होता उसका वहां पे अपने पिता के घर में रहना। आई नेवर फॉरगॉट द फील ऑफ हिज हैंड क्लचिंग माइन, हिज रिफ्यूजल टू अबैंडन मी। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, ए सी बी डी। देखो ऑप्शन ए में ए सी बी डी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ पर्सन हु हैज गिवन अप देयर बिलीव्स, ऐसा व्यक्ति जो अपने सारे विचारों को, मान्यताओं को त्याग चुका हो। मिसेंथ्रोपे, मिसेंथ्रोपे मतलब मानव द्वेषी, यानी कि मानव से अलग थलग रहने वाला इंसानों से। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी परिवर्तन को, किसी भी स्थिति को एकदम से अपना ले। अपोस्टेट, अपोस्टेट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने सभी भावनाओं को, मान्यताओं को त्याग दिया हो। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्रूसेड, क्रूसेड मतलब धर्मयुग, धर्मयुद्ध। सो ऑप्शन सी अपोस्टेट इज करेक्ट। श्याम, सो गुड विद वेपन्स फेल टू फाइंड द वर्ड्स, बोल रहे श्याम जो कि हथियारों के साथ में इतना अच्छे से काम कर सकता है, मतलब हथियारों में उसकी पकड़ बहुत तेज है, बहुत अच्छी है। फेल टू फाइंड द वर्ड्स, अब देखो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। श्याम क्या है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो हमारे पास वर्ब भी कैसा आना चाहिए, वो भी सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। तो फेल, फेल तो सिंगुलर फॉर्म में नहीं आ रहा, क्या होगा, फेल्स, फेल्स टू फाइंड द वर्ड्स टू tell him that everything he's done so far, all compromises he had made had been for love। बोल रहे हैं कि वो ये बताने के लिए, ये व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं जुटा पाता कि जो भी उसने अभी तक संघर्ष किया है, जो भी उसने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, सैक्रिफाइसेस किए हैं, वो उसने केवल प्यार के खातिर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे एरर है, श्याम सो गुड विद वेपन्स, फेल्स की बजाय, फेल की बजाय क्या आएगा, फेल्स आएगा। सो ऑप्शन बी में एरर है। दैट विल ट्रूली बीन अ माइलस्टोन टू सेलिब्रेट, तो विल है, बीन पास्ट की बात आती है, विल फ्यूचर की बात आती है। अगर हम फ्यूचर को कंटिन्यू करेंगे तो क्या आएगा, दैट विल ट्रूली बी अ माइलस्टोन टू सेलिब्रेट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को कंसिडर करें, दैट विल ट्रूली बी अ माइलस्टोन टू सेलिब्रेट। बीन अ माइलस्टोन की बजाय क्या होगा, बी अ माइलस्टोन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी मतलब किफायती। ठीक है, प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब कि जुडिशियस, सेंसिबल, केयरफुल होना अपने डिसीजंस के या पैसों को खर्च करने के लिए। ठीक है, वेस्टफुल, वेस्टफुल मतलब खर्चीला, ज़्यादा खर्चा करने वाला। जनरस, जनरस मतलब बड़ा ही दयालु या फिर प्रचुर, बहुत भारी मात्रा में। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट भी मतलब बहुत बड़ी मात्रा में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रूडेंट इज करेक्ट, जो कि सोच समझ के खर्च करने वाला है, सेंसिबल है, केयरफुल है अपने खर्चों के प्रति। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे हमें बताना है वो वर्ड जो करेक्टली, जिसके स्पेलिंग दिए गए हैं। ठीक है, देखो टेम्पररी की स्पेलिंग ए आता है, टेम्पररी गलत है। कैमोफ्लाज की स्पेलिंग गलत है। स्यूडोनिम के स्पेलिंग सही है, टैबू की स्पेलिंग गलत है। स्यूडोनिम मतलब कोई फिटिशियस नेम वहाँ पे दिया गया होगा, जैसे हम एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो उसमें फिटिशियस कोई नाम डाल देते हैं कि फलाना बंदा था, या फिर हम कोई कहानी लिखते हैं तो उसमें हम ऐसे ही फिट करने के लिए कोई नाम डाल देते हैं, उसको बोल देते हैं सूडोनिम।
सो ऑप्शन सी के स्पेलिंग करेक्ट है, स्यूडोनिम के स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। द मैन विद द शॉटगन डैश द गार्ड टू हिज नीज। अब कोई मैन है, उसके हाथ में बंदूक थी, शॉटगन थी, ठीक है, तो उसने गार्ड को उसके घुटनों पे क्या किया होगा, गिरा दिया होगा, धकेल दिया होगा, झुका दिया होगा, राइट। He handed up the shotgun to his partner and yanked the guard's wrist up behind his back. उसने फिर वो शॉटगन, उसने गार्ड को नीचे कदमों पे गिरा दिया, घुटनों पे झुका दिया। उसके बाद में उसने क्या किया, उसने अपने पार्टनर के पास में बंदूक पकड़ाई और झटके से, yanked मतलब झटके से गार्ड का जो रिस्ट है, रिस्ट, अब दोनों रिस्ट की बात की जा रही है, एक की नहीं, दोनों रिस्ट को क्या किया, उसकी गर्दन के पीछे, मतलब उसके पीछे, पीठ के पीछे ले गया और वहां पे लॉक कर दिया। लॉक्ड किसको, देम, रिस्ट को किया होगा लॉक, देम टुगेदर विद अ पेयर ऑफ हैंडकफ, हैंडकफ की मदद से उसने उनको आपस में बांध दिया, ठीक है। ही डैश हिम ऑन टू द फ्लोर विद अ किक बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स। फिर उसने क्या किया, उसको फ्लोर के ऊपर गिरा दिया, धकेल दिया, ठीक है। कैसे गिरा दिया, धकेल दिया, जब उसने उसके शोल्डर ब्लेड्स यानी कि पीठ का जो हिस्सा होता है, जहां पे गर्दन के और शोल्डर्स के बीच का जो हिस्सा है, ठीक है, वहां पे उसने एकदम से उसको किक मारी और उसको जमीन पे गिरा दिया। देन ही टुक हिज शॉटगन बैक। फिर उसने अपने पार्टनर से अपनी शॉटगन वापस ले ली एंड डैश टू द सिक्योरिटी गेट। तो वो मूव किया होगा, मूव टूवर्ड्स दी, अब टू आ रहा है तो मूव टू नहीं आएगा, कुछ और यहाँ पे वर्ड आएगा जो उसकी मूवमेंट को बता रहा होगा, ठीक है। सिक्योरिटी गेट की तरफ बढ़ा एट द एंड ऑफ द काउंटर, जो कि काउंटर के एंड में था। ही वॉज शॉर्ट एंड हैवी एंड मूव्ड विद पेक्यूलियर स्लोनेस। वो कद का छोटा था और बहुत भारी था और बड़े अजीब ढंग से धीरे धीरे चल रहा था। बज हिम डैश हिज पार्टनर सेड, उसके पार्टनर ने बोला बज हिम डैश, ठीक है। तो अब चल के देखते हैं क्या बोला जा रहा है आगे। बोल रहे हैं एक व्यक्ति था, द मैन विद शॉटगन, जिसके हाथ में शॉटगन थी, उसने क्या किया, डैश द गार्ड टू हिज नीज। स्टीयर्ड, उसने स्टीयर्ड तो नहीं किया होगा, मतलब डायरेक्शन तो नहीं दिया होगा उसको, राइट। तो डायरेक्शन की यहाँ पे बात नहीं आ रही, यहाँ पे पुश्ड, धक्का देने की बात आ रही है कि उसने उसको घुटनों के ऊपर गिरा दिया होगा। सो ऑप्शन बी पुश्ड इज करेक्ट। He handed up the shotgun to his partner and yanked the guard's wrists up behind his back and locked them together. Locked that, these, it नहीं आएगा, them together. बाजुओं की बात हो रही है ना, wrist की बात हो रही है, तो wrist को उसने साथ में लॉक कर दिया आपस में। He dashed him onto the floor. उसने किक किया होगा, धक्का दिया होगा, गिरा दिया होगा। तो topple, topple का मतलब है ओवर बैलेंस करना, झटका देना, उसको नीचे गिरा देना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। असेंडेड का मतलब होता है धीरे धीरे कम करना, प्लेस्ड का मतलब किसी जगह पे रखना, स्ट्रेटेंड, स्ट्रेटेंड का मतलब होता है एकदम सीधे तौर पे, सीधा कर देना, ठीक है। तो उसने सीधा नहीं किया, उसने उसको धीरे धीरे झुकाया नहीं, उसने उसको कहीं पे रखा नहीं, उसने क्या किया, उसको गिरा दिया। सो ऑप्शन ए टॉपल्ड इज करेक्ट। देन ही टुक हिज शॉटगन बैक एंड डैश टू द सिक्योरिटी गेट। वेंट ओवर, वेंट ओवर मतलब उस तरफ गया, ठीक है, उसकी तरफ, उसको पार करते हुए उस तरफ गया। सो ऑप्शन ए वेंट ओवर द सिक्योरिटी गेट इज करेक्ट। ही वॉज शॉर्ट एंड हैवी एंड मूव विद अ पेक्यूलियर स्लोनेस। बज हिम डैश, बज हिम टू ऑन विद इन। तो बज हिम इन, बज इन का मतलब होता है किसी एक जगह पे अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ जाना। तो यहाँ पे बज हिम इन करने की बात की जा रही है, उसको एकदम से अंदर धकेल दो, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इस कंटेंट को आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका ऑडियो प्लस पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।